हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीप सक्सेस। आज हम बात करेंगे वर्ष 2023 के इकोनॉमिक करंट अफेयर्स के, जो कि समसामयिकी क्रॉनिकल से हैं। तो शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय बना है सूरत डायमंड बोर्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 दिसंबर 2023 को विश्व के सबसे बड़े कॉरपोरेट कार्यालय केंद्र सूरत डायमंड बोर्स का उद्घाटन किया। इस कार्यालय परिसर को कच्चे और पॉलिश किए गए हीरे के व्यापार के वैश्विक परिदृश्य की दृष्टि से इस कार्यालय परिसर को कच्चे और पॉलिश किए गए हीरे के व्यापार के वैश्विक परिदृश्य के दृष्टिकोण से तैयार किया गया है। सूरत डायमंड बोर्स में कुल 9 टावरों का निर्माण किया गया है। प्रत्येक टावर की ऊंचाई 15 मंजिल तक है। 4700 कार्यालयों वाला यह परिसर अंतरराष्ट्रीय हीरे और आभूषण कारोबार के लिए विश्व का सबसे बड़ा और आधुनिक केंद्र होगा। सूरत डायमंड बोर्स का क्षेत्रफल 67 लाख स्क्वायर फुट का है और यह ऑफिस कॉम्प्लेक्स अमेरिका के पेंटागन से भी बड़ा है, जो 65 लाख स्क्वायर फुट का था। विश्व के लगभग 90% कच्चे हीरे अमेरिका और चीन जैसे देशों में खरीदारों तक पहुंचने से पहले सूरत में काटे और पॉलिश किए जाते हैं। अगला टॉपिक है डीजीसीए यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन से लाइसेंस पाने वाली पहली ड्रोन कंपनी रतन इंडिया इंटरप्राइजेज लिमिटेड की सहयोगी कंपनी थ्रोटल एरोस्पेस सिस्टम बनी, जिसे कि उसके ड्रोन प्रोडक्शन डीओपीओ यानी डायरेक्ट ओनर परचेज ऑर्डर के लिए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन से टाइप प्रमाणन प्राप्त हुआ है। ड्रोन लाइसेंस पाने वाली यह देश की पहली कंपनी बन गई। डीओपीओ एक मल्टीपर्पज ड्रोन है जो सर्वेक्षण, मैपिंग, निरीक्षण, कृषि, निगरानी और आपदा प्रबंधन सहित कई कार्य के लिए उत्तम है। 5 किलोग्राम से कम वजन वाला यह छोटा ड्रोन 32.4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है और 50 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान पर काम कर सकता है। यह ड्रोन एक उड़ान में 1.5 वर्ग किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। साथ ही एक से अधिक पेलोड के साथ अलग अलग ऊंचाई पर कार्य कर सकता है। अगला टॉपिक है भारत नीदरलैंड चिकित्सा उत्पादन विनियमन सहयोग। भारत और नीदरलैंड ने हाल ही में हेग में चिकित्सा उत्पादन विनियमन पर सहयोग करने और दोनों देशों के लिए चिकित्सा उत्पादों और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए एक एमओआई पर हस्ताक्षर किया। 6 से 8 नवंबर तक हेग में आयोजित दूसरी वर्ल्ड लोकल प्रोडक्शन फोरम की बैठक में भाग लेने के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल नीदरलैंड गए हुए थे। वर्ल्ड लोकल प्रोडक्शन फोरम यह WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की पहल पर बनाया गया एक मंच है। अगला टॉपिक है सतत व्यापार एवं मानकों पर अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन। 2 से 3 नवंबर 2023 को नई दिल्ली में सतत व्यापार एवं मानकों पर अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन का आयोजन किया गया, जिसे इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन सस्टेनेबल ट्रेड स्टैंडर्ड कहा जाता है। इस सम्मेलन को स्थिरता मानकों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम के सहयोग से उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के एक स्वायत्त संगठन क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया की मेजबानी में आयोजित किया गया था। अगला टॉपिक है एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $400 मिलियन के ऋण की मंजूरी दी। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत सरकार के शहरी सुधार एजेंडे और कुशल शासन प्रणाली का समर्थन करने के लिए 40 करोड़ यानी $400 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है। एशियाई डेवलपमेंट बैंक ने भारत के लिए यह मंजूरी सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट और सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम के उप कार्यक्रम 2 के लिए दी है। कार्यक्रम का उद्देश्य हाई क्वालिटी वाले शहरी बुनियादी ढांचे, सुनिश्चित सार्वजनिक सेवाओं और कुशल शासन प्रणाली के निर्माण के माध्यम से शहरी जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए सरकार के शहरी सुधार एजेंडे का समर्थन करना है। वर्ष 2021 में स्वीकृत उप कार्यक्रम 1 में शहरी सेवाओं में सुधार के लिए राष्ट्रीय स्तर की नीतियों और दिशा निर्देशों की स्थापना की थी। अगला टॉपिक है बसोहली पश्मीना को जीआई टैग मिला। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के पारंपरिक शिल्प बसोहली पश्मीना को प्रतिष्ठित जीआई टैग प्राप्त हुआ। बसोहली पश्मीना अपनी असाधारण कोमलता,
बारीकी और पंख जैसे वजन के लिए प्रसिद्ध है। इसे पारंपरिक हस्त कताई तकनीकी यानी ट्रेडिशनल हैंड स्पिनिंग टेक्निक्स का उपयोग करके कुशल कारीगरों द्वारा तैयार किया जाता है। अगला टॉपिक है, भारत के पहले रेफरेंस ईंधन का उत्पादन शुरू किया गया है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने 26 अक्टूबर 2023 को वाहनों के परीक्षण में प्रयोग होने वाले विशेष रेफरेंस फ्यूल का उत्पादन शुरू किया है। इस फ्यूल को गाड़ियों की टेस्टिंग, इंजन कैलिब्रेशन और सर्टिफिकेशन में प्रयोग किया जाता है। रेफरेंस फ्यूल एक हाई लेवल प्योरिटी ईंधन है जो सामान्य या प्रीमियम पेट्रोल या डीजल से काफी बेहतर होता है। भारत की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बेहद महंगे रेफरेंस फ्यूल को अमेरिका या यूरोप से खरीदती रही है। अगला टॉपिक है, भारत जापान फंड का शुभारंभ किया गया। भारत सरकार के राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष, जिसे नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड कहा जाता है, इसके द्वारा जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन के साथ सहयोग करते हुए $600 मिलियन के भारत जापान फंड को लॉन्च किया है। इस फंड में जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन और भारत सरकार एंकर निवेश होंगे। एक एंकर निवेश किसी नए फंड में पूंजी लगाने वाला पहला इन्वेस्टर होता है। भारत सरकार द्वारा स्थापित नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड प्लेटफॉर्म, जिसका उद्देश्य इक्विटी और इक्विटी से संबंधित विपत्रों में निवेश करना है, उसके तहत सरकार ने 3 फंड जारी किए हैं: मास्टर फंड, फंड ऑफ फंड्स एंड स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटीज फंड। अगला टॉपिक है, जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना। आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम यानी एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट्स प्रोग्राम के तहत उत्तराखंड के जमरानी बांध मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट को शामिल करने की मंजूरी दे दी है। बहुउद्देशीय परियोजना 2028 तक पूरे होने वाली है। इस परियोजना में उत्तराखंड के नैनीताल जिले में रामगंगा नदी की सहायक नदी गोला नदी पर जमरानी गांव के पास एक बांध के निर्माण की परिकल्पना की गई है। अगला टॉपिक है, बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो मानदंडों में संशोधन किया गया। भारतीय रिजर्व बैंक ने 12 सितंबर 2023 को कमर्शियल बैंकों के इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के क्लासिफिकेशन, उनके इवैल्यूएशन और संचालन के लिए संशोधित मानदंड या स्टैंडर्ड जारी किए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक कमर्शियल बैंकों के इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, मूल्यांकन और संचालन दिशा निर्देश 2023 के रूप में जारी। ये संशोधित मानदंड 1 अप्रैल 2024 से सभी वाणिज्यिक बैंकों पर लागू होंगे। इसमें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शामिल नहीं हैं। रिवाइज्ड गाइडलाइंस के अनुसार बैंकों को अपने संपूर्ण इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत करना होगा, जिसमें पहला है HTM हेल्ड टू मैच्योरिटी यानी परिपक्वता तक धारित, दूसरा है बिक्री के लिए उपलब्ध यानी अवेलेबल फॉर सेल जिसे AFS कहते हैं, और तीसरा है लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य यानी फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। RBI द्वारा ICRR को वापस लेने का निर्णय लिया गया। भारतीय रिजर्व बैंक ने 8 सितंबर 2023 को चरणबद्ध तरीके से वृद्धिशील नकद आरक्षित अनुपात यानी इंक्रीमेंट कैश रिजर्व रेशियो को बंद करने का निर्णय लिया। इस निर्णय का उद्देश्य बैंकिंग प्रणाली में 2000 रुपए के नोटों की वापसी सहित विभिन्न कारकों से उत्पन्न अधिशेष लिक्विड को एब्जॉर्ब करना था। इंक्रीमेंट कैश रिजर्व रेशियो रिवर्सल के पहले और दूसरे चरण में प्रत्येक बैंक की जब्त धनराशि का 25% जारी किया जाएगा। शेष 50% राशि तीसरे चरण में जारी की जाएंगी। ICRR के बारे में जान लेते हैं। तो RBI ने बैंकिंग प्रणाली में अतिरिक्त लिक्विडिटी को मैनेज करने के लिए एक अस्थायी उपाय के रूप में ICRR की शुरुआत की। ICRR के आमतौर पर एक अस्थायी उपाय माना जाता है। इसे तब शुरू किया जाता है जब अतिरिक्त तरलता को अस्थायी रूप से एब्जॉर्ब करने की आवश्यकता होती है। अतिरिक्त तरलता यानी मार्केट में कैश फ्लो ज़्यादा है। अगला टॉपिक है बेसल 3 कैपिटल फ्रेमवर्क। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए बेसल 3 कैपिटल फ्रेमवर्क फंड जुटाने तथा निवेश पोर्टफोलियो के वर्गीकरण और मूल्यांकन हेतु मानदंड जारी किए हैं।
आरबीआई द्वारा ये मानदंड भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45L के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करके लागू किया जाएगा। इस फ्रेमवर्क के तहत आरबीआई द्वारा अप्रैल 2024 से 9% की कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, जिसे सीएआर कहते हैं, को बनाए रखना अनिवार्य किया गया है। साथ ही नेशनल हाउसिंग बैंकों के लिए यह सीमा जुलाई 2024 निर्धारित की गई है। शामिल संस्थान कौन कौन से हैं इसमें, जिनके लिए बेसल थर्ड कैपिटल फ्रेमवर्क के गाइडलाइंस जारी की हैं? तो इसमें है नाबार्ड, सिडबी, एक्सिम बैंक, नेशनल हाउसिंग बैंक और नेशनल बैंक फॉर फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट जैसे अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों पर लागू होंगे। अब हम बेसल थर्ड स्टैंडर्ड क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। तो बेसल थर्ड स्टैंडर्ड अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग नियमों का एक समूह है जो बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट द्वारा तैयार किए गए हैं। बेसल थर्ड को 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के बाद पेश किया गया था। इसका उद्देश्य बैंकों की क्षमता में सुधार करना और उनको पारदर्शिता और प्रकटीकरण को मजबूत करना था। अगला टॉपिक है मिथुन पशु को फूड एनिमल का दर्जा प्रदान किया गया। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया एफएसएसएआई के द्वारा मिथुन, जिसे बोस फ्रंटलिस कहते हैं, को खाद्य पशु यानी फूड एनिमल के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। वर्ष 2022 में हिमालयन यॉक को भी खाद्य पशु का दर्जा दिया गया था। खाद्य पशु क्या होते हैं? खाद्य पशु ऐसे जानवर को कहते हैं जिनका खाद्य उत्पादन और मांस मानव उपभोग हेतु पालन किया जाता है। मिथुन बोविड कुल का जुगाली करने वाला जानवर है। यह मुख्य रूप से अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम के साथ साथ म्यांमार और भूटान के कुछ हिस्से में पाया जाता है। यह अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड का राजकीय पशु है। अगला टॉपिक है नाबार्ड का सामाजिक प्रभाव बॉन्ड। सितंबर 2023 में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड द्वारा सूचना दी गई है कि इसके द्वारा जारी किए जाने वाले सामाजिक प्रभाव बॉन्ड यानी सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड के माध्यम से लगभग 1040 करोड़ रुपए जुटाए गए हैं। सामाजिक प्रभाव बॉन्ड यानी सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड एक प्रकार का वित्त पोषण तंत्र है जिसमें सरकारें सामाजिक क्षेत्र की पूर्व निर्धारित सेवाओं के वितरण हेतु भुगतान करने के लिए सामाजिक सेवा प्रदाताओं जैसे एनजीओ एवं निवेशकों के साथ समझौता करती हैं। नाबार्ड द्वारा जारी सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड देश का ऐसा प्रथम सामाजिक बॉन्ड है जिसे बाह्य संस्थाओं ने प्रमाणित AAA रेटिंग प्रदान की हुई है। किसी बॉन्ड के लिए AAA रेटिंग क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा जारी हाईएस्ट रेटिंग होती है। अगला टॉपिक है जीएसटी अपीलीय अधिकरण का गठन किया गया। वित्त मंत्रालय ने सभी 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में गुड्स एंड सर्विस टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल यानी जीएसटीएटी के गठन की अधिसूचना जारी की है। जीएसटीएटी केंद्रीय यानी सेंट्रल गुड्स सर्विस टैक्स एक्ट 2017 के तहत गठित एक सांविधिक निकाय यानी स्टैट्यूटरी बॉडी है। यह अभिलेख प्राधिकारी या पुनरीक्षण अधिकारी द्वारा दिए गए आदेशों के खिलाफ अपीलों की सुनवाई करेगा। यह गुड्स और सर्विस टैक्स कानून के तहत स्थापित द्वितीय अपीलीय मंच है। साथ ही यह केंद्र और राज्यों के मध्य विवाद समाधान का पहला मंच भी है। अगला टॉपिक है यूपीआई एटीएम। सितंबर 2023 में हिताची पेमेंट सर्विसेज ने भारत के पहले यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस का अनावरण किया है। हिताची पेमेंट सर्विसेज ने यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस एटीएम ग्राहकों को एकीकृत और सुरक्षित कार्ड रहित नकद निकासी की सुविधा प्रदान करेगा। उपयोगकर्ता यूपीआई ऐप का उपयोग करके अपने अलग अलग खातों से कैश निकाल सकते हैं। इसे व्हाइट लेबल एटीएम के रूप में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के सहयोग से स्थापित किया गया है। व्हाइट लेबल एटीएम का स्वामित्व एवं संचालन की जिम्मेदारी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के पास होती हैं। अगला टॉपिक है लिकारू मिगला फुकचे सड़क का निर्माण कार्य आरंभ किया गया। सीमा सड़क संगठन बीआरओ द्वारा पूर्वी लद्दाख में हानले के नजदीक विश्व की सर्वाधिक ऊंची मोटर योग्य सड़क
लिकारू मिगला पुकचे सड़क का निर्माण आरंभ कर दिया गया। लगभग 64 किलोमीटर लंबी यह सड़क लिकारू को फुकचे से जोड़ेगी, जो पूर्वी लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से 3 किलोमीटर दूर स्थित है। वर्तमान में 19,024 फीट की ऊंचाई पर स्थित उमलिंगला दर्रा विश्व का सर्वाधिक ऊंचा मोटर योग्य दर्रा है, जिसका निर्माण वर्ष 2021 में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किया गया था। अगला टॉपिक है बैंकिंग और वित्तीय धोखाधड़ी पर सलाहकार बोर्ड। केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने बैंकिंग और वित्तीय धोखाधड़ी पर एडवाइजरी बोर्ड का पुनर्गठन किया है, जिसे एडवाइजरी बोर्ड ऑन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल फ्रॉड्स ABBFF कहते हैं। एडवाइजरी बोर्ड ऑन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल फ्रॉड्स केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी CBI जैसी जांच एजेंसियों को किसी भी मामले को सौंपने से पहले बैंक धोखाधड़ी जो 3 लाख रुपए अथवा इससे अधिक की हो को प्रथम स्तरीय जांच करती है। यह समय समय पर वित्तीय प्रणालियों में धोखाधड़ी के मामलों का विश्लेषण कर सकता है। साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक और CVC द्वारा धोखाधड़ी से संबंधित नीति निर्माण पर सलाह भी देता है। अगला टॉपिक है सांख्यिकी पर स्थायी समिति का गठन किया गया। स्टैटिस्टिक्स एवं प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन मिनिस्ट्री ने राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस द्वारा उत्पन्न आधिकारिक डेटा पर सलाह देने के लिए अगस्त 2023 में सांख्यिकी पर एक नई स्थायी समिति का गठन किया। यह पैनल आर्थिक सांख्यिकों पर स्थायी समिति की जगह लेगा, जिसे आर्थिक आंकड़ों पर सलाह देने के लिए वर्ष 2019 में गठित किया गया था। पूर्ववर्ती समिति को अब श्रम बल के आंकड़ों के साथ साथ औद्योगिक और सेवा क्षेत्रों में संबंधित आर्थिक संकेतकों की रूपरेखा को समीक्षा करने हेतु अधिदेशित किया गया था। अगला टॉपिक है जी पद्मनाभन कमेटी। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी द्वारा गिफ्ट IFC में भारतीय नवाचार को बढ़ावा देने हेतु गठित विशेषज्ञ समिति ने 14 अगस्त 2023 को प्राधिकरण के अध्यक्ष को अपनी रिपोर्ट सौंपी। समिति की अध्यक्षता RBI के पूर्व एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जी पद्मनाभन द्वारा की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण की स्थापना 2020 में इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी एक्ट 2019 के अंतर्गत की गई थी। इसका मुख्यालय गुजरात में गिफ्ट सिटी गांधीनगर में स्थित है। अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी परियोजना। कोयला मंत्रालय फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी परियोजना के माध्यम से राष्ट्रीय कोयला लॉजिस्टिक योजना के विस्तार पर सतत रूप से कार्य कर रहा है। फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी का तात्पर्य है डिस्पैच पॉइंट्स फ्रॉम पिटहेड, यानी डिस्पैच पॉइंट्स तक कोयले के परिवहन से है। FMC के तहत निकटतम रेलवे साइडिंग के तक कन्वेयर अथवा सड़कों का उपयोग करके खनन क्षेत्रों में कोयलों को सड़क मार्ग से ढुलाई की प्रक्रिया को शामिल किया जाता है। इससे वायु प्रदूषण, सड़क पर ट्रकों की भीड़ और सड़क क्षति जैसे प्रभावों को कम करने में मदद मिलती है, जिससे एक स्वच्छ एवं स्वस्थ वातावरण का निर्माण करके पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलता है। अगला टॉपिक है यूनाइटेड इंडिया कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने उत्तर प्रदेश के एक बैंक यूनाइटेड इंडिया कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। प्रत्येक जमाकर्ता DICGC अधिनियम 1961 के प्रावधानों के तहत अपना पैसा निकाल सकते हैं। डिपॉजिट और क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना 1978 में संसद द्वारा जमा, बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम अधिनियम 1961 के तहत की गई। निगम अधिनियम 1961 के तहत की गई थी। इसके तहत डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन और क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का विलय कर दिया गया। अगला टॉपिक देखते हैं भारत दाल। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने 17 जुलाई 2023 को भारत दाल ब्रांड नाम के तहत सब्सिडी वाली चना दाल लॉन्च की है। भारत दाल के तहत 60 रुपए प्रति किलोग्राम पर सब्सिडी वाली चना दाल की बिक्री शुरू की गई है। सरकार द्वारा भारत दाल शुरू करने का उद्देश्य उपभोक्ताओं को सस्ती कीमतों पर दालें उपलब्ध कराना है। चना दाल देश भर में राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ, जिसे नेफेड कहते हैं, कि खुदरा दुकानों के माध्यम से बेची जा रही है। अगला टॉपिक देख लेते हैं, वह यूरिया गोल्ड। 27 जुलाई 2023 को राजस्थान के सीकर में प्रधानमंत्री ने
यूरिया खाद की एक नई किस्म यूरिया गोल्ड को लॉन्च किया। यह सल्फर से कोटेड यूरिया है जो कि एक नई किस्म की यूरिया है, इसलिए इसे सल्फर यूरिया भी कहा जाता है। इस यूरिया को राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड, जिसे आरसीएफ कहते हैं, इस कंपनी द्वारा निर्मित किया जा रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार 15 किलोग्राम यूरिया गोल्ड 20 किलोग्राम पारंपरिक यूरिया के बराबर लाभ प्रदान करता है, जिससे यह किसानों के लिए अधिक कुशल और प्रभावी विकल्प बन जाता है। तो यूरिया गोल्ड की अगर बात होती है तो यह एक सल्फर कोटेड यूरिया होता है। तो अब अगला टॉपिक देखते हैं, जियो कोडिंग। गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क्स द्वारा जियो कोडिंग को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए शुरू कर दिया गया है। जियो कोडिंग के माध्यम से किसी स्थान के पते या फिर ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेशन विवरण में परिवर्तित किया जाता है। इसको जीएसटीएन रिकॉर्ड में पते के विवरण को सटीकता सुनिश्चित करने और पते के स्थान एवं सत्यापन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए शुरू किया गया है। अगला टॉपिक है, गोड्डा थर्मल प्लांट से बांग्लादेश को बिजली की आपूर्ति आरंभ की गई। गोड्डा झारखंड में स्थापित 1600 मेगावाट की अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट से बांग्लादेश को बिजली की आपूर्ति आरंभ की गई है। गोड्डा अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट भारत की ऐसी पहली परिचालित अंतरराष्ट्रीय विद्युत परियोजना है जहां उत्पादित 100% बिजली की दूसरे देश को आपूर्ति की जाती है। गोड्डा पावर प्लांट भारत का पहला ऐसा पावर प्लांट है जिसने उत्सर्जन को कम करने और पर्यावरण के अनुकूल संचालन के लिए 100% फ्लू गैस डिसल्फ्राइजेशन, सेलेक्टिव कैटालिटिक रिकन्वर्टर और जीरो वाटर डिस्चार्ज के साथ परिचालन आरंभ किया है। अगला टॉपिक है, भारत अभियान। 15 जुलाई से 15 अगस्त 2023 तक एग्री इंफ्रा फंड के तहत 7,200 करोड़ रुपए जुटाने के लिए भारत अभियान शुरू किया गया है। भारत यानी मानव संपदा निर्माण और लचीली कृषि यानी बिल्डिंग ह्यूमन एसेट्स एंड रिजिलियंट एग्रीकल्चर भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक महत्वपूर्ण अभियान है। इसका उद्देश्य कृषि क्षेत्र को मजबूत करना, ग्रामीण आजीविका में सुधार करना और देश भर में टिकाऊ कृषि पद्धति को बढ़ावा देना है। तो भारत का फुल फॉर्म है बिल्डिंग ह्यूमन एसेट्स एंड रिजिलियंट एग्रीकल्चर। अगला टॉपिक है, एमएसएमई के लिए इवॉल्व मिशन लाया गया। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी ने इवॉल्व मिशन लॉन्च किया। इवॉल्व का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रिक व्हीकल ऑपरेशन एंड लैंडिंग फॉर वाइब्रेंट इकोसिस्टम। यह मिशन नीति आयोग, विश्व बैंक, कोरियाई विश्व बैंक और कोरियाई इकोनॉमिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन फंड के सहयोग से शुरू किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र में सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार के यानी एमएसएमईज को वित्तीय सहायता प्रदान करना। सिडबी के बारे में जान लेते हैं। सिडबी यानी स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, यह भारत में सूक्ष्म, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योरशिप कंपनीज के लिए सर्वोच्च रेगुलेटरी बॉडी है। इसका मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। भारत सरकार द्वारा इसे 2 अप्रैल 1990 को स्थापित किया गया। अगला टॉपिक है, वित्तीय समावेशन डैशबोर्ड अंतर्दृष्टि यानी फाइनेंशियल इंक्लूजन डैशबोर्ड अंतर्दृष्टि के बारे में बात कर लेते हैं। तो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने 5 जून 2023 को अंतर्दृष्टि नामक एक वित्तीय समावेशन डैशबोर्ड लॉन्च किया है जो भारत में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देगा। प्रारंभ में अंतर्दृष्टि डैशबोर्ड का उपयोग भारतीय रिजर्व बैंक के भीतर आंतरिक उद्देश्यों के लिए किया जाएगा। अंतर्दृष्टि डैशबोर्ड का उद्देश्य वित्तीय समावेशन की प्रगति का आकलन और निगरानी करने के लिए मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करना है। तो टॉपिक देख लेते हैं, इशाद आम को जीआई टैग प्रदान किया गया है। उत्तर कन्नड़ यानी कर्नाटक में जो पड़ता है कि इसाद आम को जीआई टैग प्रदान किया गया। इसाद आम मुख्य रूप से अंकोला यानी कर्नाटक के आसपास उगाया जाता है। आम की इस किस्म की खेती पिछले 400 सालों से की जा रही है। इसाद आम 2 प्रकार के होते हैं, करी इसाद और बिली इसाद। अगला टॉपिक देख लेते हैं, एसडीजी में प्रगति की निगरानी करने वाला प्रथम शहर, ये भोपाल बना है। 12 मई 2023 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा भोपाल में एजेंडा फॉर एक्शन सस्टेनेबल अर्बन
ट्रांसफॉर्मेशन का शुभारंभ किया गया। भोपाल संयुक्त से लोकलाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट गोल्स को अपनाने वाला भोपाल भारत का पहला शहर बन गया है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के स्थानीयकरण के तहत रणनीतियों को स्थानीय स्तर पर परिभाषित किया जाता है, साथ ही स्थानीय स्तर पर ही उनका इम्प्लीमेंटेशन व उनका रेगुलेशन किया जाता है। यह इस बात पर भी बल देता है कि किस प्रकार से स्थानीय और क्षेत्रीय सरकारें बॉटम अप अप्रोच लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद कर सकती है। अगला टॉपिक देख लेते हैं, लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट, जिसे लाइबोर भी बोलते हैं। इसके बारे में देखते हैं तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों तथा अन्य आरबीआई रेगुलेटरी इंस्टीट्यूट्स के लिए एक एडवाइजरी जारी की गई है। इसमें 1 जुलाई 2023 से लाइबोर से पूर्णतः बाहर निकलने के लिए कदम उठाने हेतु कहा गया है। लाइबोर क्या होता है? लाइबोर एक बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट है। इस रेट पर प्रमुख वैश्विक बैंक शॉर्ट टर्म के लिए इंटरबैंक बाजार में एक दूसरे को ऋण देते हैं। यह इंटरकॉन्टिनेंटल एक्सचेंज द्वारा प्रशासित की जाती है। इस दर को अमेरिकी डॉलर, यूरो, ब्रिटिश पाउंड, जापानी येन और स्विस फ्रैंक सहित 5 मुद्राओं में प्रतिदिन जारी किया जाता है। अगला टॉपिक है ग्रीन डिपॉजिट फ्रेमवर्क। भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत में ग्रीन फाइनेंस इकोसिस्टम डेवलप करने के उद्देश्य से ग्राहकों के लिए ग्रीन डिपॉजिट की पेशकश करने हेतु एक नए फ्रेमवर्क ढांचा की घोषणा की है। यह ढांचा 1 जून 2023 से लागू होगा। ग्रीन डिपॉजिट निश्चित अवधि के लिए एक रेगुलेटेड यूनिट द्वारा प्राप्त ब्याज युक्त जमा को संदर्भित करता है, जिसमें ग्रीन फाइनेंस के आवंटन हेतु निर्धारित आय होती है। ग्रीन फाइनेंस इकोसिस्टम ऐसी फाइनेंशियल सिस्टम को बताता है जो पर्यावरण रूप से स्थायी परियोजनाओं और गतिविधियों में इन्वेस्टमेंट का समर्थन और उन्हें सक्षम बनाता है। अगला टॉपिक है मिशन हर पेमेंट डिजिटल। भारतीय रिजर्व बैंक ने 6 मार्च 2023 को डिजिटल भुगतान जागरूकता सप्ताह 2023 के अवसर पर हर पेमेंट डिजिटल अभियान का शुभारंभ किया। यह भारत में प्रत्येक व्यक्ति को डिजिटल भुगतान का उपयोगकर्ता बनाने में भारतीय रिजर्व बैंक के प्रयास का एक हिस्सा है। अभियान का विषय डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। रिजर्व बैंक आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 75 डिजिटल गांव कार्यक्रम भी शुरू करेगा। अगला टॉपिक है भारत गौरव ट्रेन। भारतीय रेलवे के दक्षिण रेलवे जोन ने भारत गौरव योजना के तहत एक निजी ऑपरेटर द्वारा तमिलनाडु के कोयम्बटूर और महाराष्ट्र के शिरडी के माध्यम से संचालित होने वाली पहली ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। यह ट्रेन निजी क्षेत्र द्वारा संचालित देश की पहली भारत गौरव ट्रेन है। यह यात्रियों को देश की सांस्कृतिक विरासत के बारे में जानकारी उपलब्ध कराते हुए ट्रेन मार्ग पर कई ऐतिहासिक स्थलों को कवर करेगी। अगला टॉपिक है अटल सुरंग। हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में निर्मित अटल सुरंग को 28 अप्रैल 2022 को नई दिल्ली में इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस का बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। यानी इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस का बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अटल सुरंग को मिला है, जो कहाँ पे प्रेजेंट है? यह हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में निर्मित है। रोहतांग में स्थित 9.2 किलोमीटर लंबी यह सुरंग मनाली को लाहौल से जोड़ती है। इसे अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया था। सामरिक रूप से महत्वपूर्ण अटल सुरंग रोहतांग दर्रे से होकर गुजरता है। इसे हाल ही में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा 10,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में मान्यता दी गई है। अगला टॉपिक देख लेते हैं विदेश व्यापार नीति 2023। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 31 मार्च 2023 को विदेश व्यापार नीति 2023 का अनावरण किया है। नई नीति का उद्देश्य प्रोत्साहन के बजाय छूट और पात्रता आधारित व्यवस्था को अपनाकर देश के निर्यात को वर्ष 2030 तक $2 ट्रिलियन तक पहुंचाना है। यह नई नीति विदेश व्यापार नीति 2015 के स्थान पर लागू की गई है। विदेश नीति व्यापार नीति 2023 का लक्ष्य क्या है कि निर्यातकों के व्यवसाय करने की सुगमता के लिए प्रोसेसिंग, री इंजीनियरिंग तथा ऑटोमेशन पर ध्यान केंद्रित करना। अगला टॉपिक है दक्षिण भारत की पहली औद्योगिक गलियारा परियोजना। तो दक्षिण भारत की पहली औद्योगिक गलियारा परियोजना है चेन्नई बेंगलोर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। इसके अंतर्गत 8,500 एकड़ भूमि में विस्तृत तुमकुरु में
तुमकुरू में कार्यान्वित होने वाली दक्षिण भारत की पहली औद्योगिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी गई है। इसे तुमकुरू इंडस्ट्रियल टाउनशिप के नाम से भी जाना जाता है। इसे भारत सरकार तथा कर्नाटक गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट स्पेशल पर्पज व्हीकल के माध्यम से तुमकुम जिले में शुरू किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, पीएम कुसुम योजना। कुसुम किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान। सरकार ने नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के तहत चलाई जाने वाली पीएम कुसुम स्कीम को मार्च 2026 तक बढ़ा दिया गया है। प्रधानमंत्री कुसुम योजना को वर्ष 2019 में लॉन्च किया गया है। इस योजना में 3 कंपोनेंट हैं। तो पहला है 2 मेगावाट तक की क्षमता वाले लघु बिजली संयंत्र स्थापित करना। दूसरा है 20 लाख स्टैंड अलोन सोलर एनर्जी संचालित कृषि पंपों की स्थापना करना। और तीसरा है 15 लाख ग्रिड से जुड़े कृषि पंपों को सोलर एनर्जी से संचालित संयंत्रों से जोड़ना। अगला टॉपिक देख लेते हैं, डिजिटल भुगतान उत्सव। तो ये 9 फरवरी 2023 को इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी तथा संचार एवं रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा डिजिटल भुगतान उत्सव यानी डिजिटल पेमेंट उत्सव का शुभारंभ किया गया। यह संपूर्ण भारत में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से संचालित एक व्यापक अभियान है। इस अभियान के अंतर्गत 9 फरवरी से 9 अक्टूबर 2023 तक आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में पहलों की एक श्रृंखला के साथ भारत के डिजिटल परिवर्तन की यात्रा को प्रदर्शित किया गया है। टॉपिक देख लेते हैं, अग्रदूत 2023 हैकथॉन। भारतीय रिजर्व बैंक ने अग्रदूत 2023 हार्बिंगर 2023 हैकाथॉन की घोषणा की। 22 फरवरी 2023 से हैकाथॉन के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू किया गया है और इस हैकाथॉन की थीम है इंक्लूसिव डिजिटल सर्विसेज। इस हैकाथॉन में लगभग 22 विभिन्न देशों के प्रतियोगी भाग लेंगे। यह हैकाथॉन 4 खंडों में आयोजित किया गया। डिजिटल बैंकिंग, रेगुलेशन, एक्सचेंज में ब्लॉकचेन का उपयोग। अगला टॉपिक देख लेते हैं, रिवर क्रूज गंगा विलास, जो दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज के रूप में भी जाना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 जनवरी 2023 को वाराणसी में एमवी गंगा विलास के रूप में दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज का शुभारंभ किया। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज के अंतर्गत इंडियन वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा समर्थित इस क्रूज का प्रबंधन निजी ऑपरेटरों द्वारा किया जाएगा। गंगा विलास के बारे में याद रखना है कि ये दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज है। अगला टॉपिक है, भारत का पहला जमानत बॉन्ड लॉन्च किया गया। 19 दिसंबर 2022 को केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बजाज अलियांज जनरल इंश्योरेंस के पहले जमानत बॉन्ड बीमा उत्पाद लॉन्च किया। यह भारत का पहला जमानत बॉन्ड बीमा उत्पाद है और इससे बुनियादी ढांचा विकास कंपनियों के लिए बैंक गारंटी की आवश्यकता कम होने की उम्मीद है। पहली बार बजाज अलियांज का श्योरिटी बॉन्ड इंश्योरेंस जमानत बॉन्ड इंश्योरेंस लॉन्च किया गया। यह एक बीमा योजना के तहत जारी किया गया है जो सरकारी योजनाओं को समय पर पूरा करने की गारंटी देता है। अगला टॉपिक है, ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल चैलेंज स्टेज 2। नवंबर 2022 को आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप एस पुरी ने ऑनलाइन कार्यक्रम में ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल चैलेंज स्टेज 2 का शुभारंभ किया। ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल चैलेंज एक पहल है जिसका उद्देश्य नागरिकों की गतिशीलता अनुभव को बढ़ाना है। यह पहल डिजिटल नवाचार पर केंद्रित है यानी डिजिटल इनोवेशन पर केंद्रित है और सभी नागरिकों को मोबिलिटी की आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से पूरा करने के लिए एक औपचारिक एवं साथ ही साथ अनौपचारिक सार्वजनिक परिवहन में सुधार के लिए शहरों, नागरिकों तथा नई सोच वाले लोगों को एक साथ लाने के लिए आमंत्रित करती है। ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल चैलेंज स्टेज के बारे में जान लेते हैं। ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल चैलेंज स्टेज का शुभारंभ 15 अप्रैल 2021 को किया गया था, जिसके पहले चरण के लिए 130 से अधिक शहरों ने हस्ताक्षर किए। 100 शहरों ने सभी पर के लिए परिवहन का एक टास्क फोर्स का गठन किया। अगला टॉपिक देख लेते हैं, रक्षा परियोजना में भारत का पहला 100% एफडीआई। स्वीडन की सॉब पहली विदेश कंपनी बन गई है जिसने भारत की रक्षा परियोजना में 100% एफडीआई प्राप्त कर ली है। वर्तमान में भारत रक्षा क्षेत्र में स्वचालित मार्ग में केवल 74% एफडीआई की ही अनुमति देता है।
अगला टॉपिक है मौसम सूचना नेटवर्क सिस्टम मैनुअल। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा आरंभ की गई इस पहल का उद्देश्य ब्लॉक एवं ग्राम में पंचायत स्तर पर स्वचालित ऑटोमेटेड वेदर स्टेशन तथा रेन गॉजेस का एक नेटवर्क स्थापित करना। यह प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना जैसी फसल बीमा योजनाओं के कार्यान्वयन में मदद करेगी। टाटा समूह ने एयर इंडिया का नया लोगो लॉन्च किया। टाटा ग्रुप्स की एयरलाइंस एयर इंडिया ने 10 अगस्त 2023 को अपना नया लोगो द विस्टा लॉन्च किया। इस लोगो को रीब्रांड किया गया है। एयर इंडिया का नया लोगो द विस्टा सोने की खिड़की को दर्शाता है। यह एयरलाइन के साहसिक आत्मविश्वासपूर्ण दृष्टिकोण को दर्शाता है। अगला टॉपिक है एचडीएफसी दुनिया का चौथा सबसे बड़ा बैंक बन गया है। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी एचडीएफसी लिमिटेड और निजी खुदरा बैंक एचडीएफसी बैंक का विलय हो गया है, जिससे यह एक मेगा यूनिट में परिवर्तित हो गई है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार मर्जर के बाद एचडीएफसी बैंक इक्विटी मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर दुनिया का चौथा सबसे बड़ा बैंक बन गया है। अन्य बैंकों की बात करें तो पहले नंबर पर जेपी मॉर्गन है, इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना दूसरे नंबर पर और बैंक ऑफ अमेरिका तीसरे नंबर पर है। और इस अगला टॉपिक है सतत विकास लक्ष्य प्रगति रिपोर्ट 2023 विशेष संस्करण। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग द्वारा सतत विकास लक्ष्य प्रगति रिपोर्ट 2023 विशेष संस्करण जारी किया गया, जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 17 लक्ष्यों और 169 टारगेट्स का एक सेट है। इनका उद्देश्य मानव कल्याण के लिए विकास कार्यों को सुव्यवस्थित करने में मदद करना है। अगला टॉपिक है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का क्षेत्रीय कार्यालय, जिसे नई दिल्ली में खोला गया है। अगला टॉपिक है एसबीआई ने बेंगलुरु में प्रोजेक्ट कुबेर लॉन्च किया। भारतीय स्टेट बैंक के बेंगलुरु सर्कल ने अपने ग्राहकों की बैंकिंग जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रोजेक्ट कुबेर लॉन्च किया है। प्रोजेक्ट कुबेर का उद्देश्य बेंगलुरु सर्कल में ग्राहकों की विभिन्न बैंकिंग नीड्स को पूरा करना है। अगला टॉपिक है IREDA यानी इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी को IFC का दर्जा मिला। आरबीआई ने मार्च 2023 को भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी IREDA को इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का दर्जा दिया। इसे पहले निवेश और क्रेडिट कंपनी के रूप में वर्गीकृत किया गया था। इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का दर्जा मिलने के बाद इरडा अब RE वित्तपोषण यानी रिन्यूएबल एनर्जी फाइनेंसिंग के लिए हाई रिस्क ले सकता है। अगला टॉपिक है सागर परिक्रमा चरण द्वितीय। 19 फरवरी 2023 को गुजरात के सूरत में मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय तथा राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड द्वारा सागर परिक्रमा चरण थर्ड का प्रोग्राम का शुभारंभ किया गया। सागर परिक्रमा आजादी का अमृत महोत्सव का कार्यक्रम के तत्वाधीन में भारत सरकार द्वारा चलाई जाने वाली एक पहल है। अगला टॉपिक है दुनिया की 100 शीर्ष रक्षा कंपनियों में 2 भारतीय कंपनियां शामिल हैं। 5 दिसंबर 2022 को स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा दुनिया की 100 शीर्ष रक्षा कंपनियों की सूची जारी की गई, जिसमें 2 भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया है। भारत सरकार के स्वामित्व वाली 2 रक्षा कंपनियां हैं, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड और भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी BEL, और इस सूची में शामिल की गई हैं।